अनुसूचियां सबसे पहले आप लोग बताएंगे, मैं एक बार पूछते जा रहा हूँ, पूरा रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे भागों को, ठीक है। तो पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, बड़े अधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन का उल्लेख है। तीसरी में शपथ, और चौथी में राज्यसभा सीटों का आवंटन, पांचवी में SC ST, और छठवीं में मैंने बताया था ATM स्क्वायर कर सकते हो, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इनके लिए छूटें दी गई हैं। और सातवीं में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आठवीं में 22 बस आए, और नौवीं में क्या है, भूमि अधिग्रहण और 284 अधिनियम रखे गए हैं। वैसे ही मैंने बताया कि 10वें में 10 से 10 तो 10 से दल बदल, इनका संशोधन भी याद करेंगे। 9वां का संशोधन पहला है, और 10वें का संशोधन 52वां है, और 11 में ग्राम पंचायत, 12 में नगर पालिका। तो 11 का 73वां संशोधन है, और 12 का 74वां। तो ये 12 अनुसूचियां थी जो पहले संविधान बना तो 8, और बाद में कितनी जुड़ी, 4। ठीक वैसे ही आज हम लोग भागों पे बात करेंगे। तो जो हमारे भाग हैं वो 22 है, और थोड़ा सा मुश्किल होता है याद कर पाना, पर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पूरा याद हो जाए, ठीक है, कि कैसे हम याद करेंगे इसको। थोड़ा सा एक तरीके पे सेट किया गया है। देखिए, भाग 1 जो है संघ और राज्य, यानी वही बातें जो हमने अनुसूची 1 में देखी थी कि भारत संघों का क्या होगा, समूह होगा, राज्य क्षेत्रों का क्या होगा, समूह होगा, संघ शासित क्षेत्रों का भी क्या होगा, समूह होगा। एक टेस्ट में, उसमें जो टेस्ट आप दिए हैं या PDF में गया होगा, एक क्वेश्चन गया होगा कि भारत राज्यों का क्षेत्र है, तो वो ऑप्शन गलत था। तो कई लोगों ने बोला खाली राज्यों का नहीं, संघ और संघ राज्य क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश आते हो सबको मिला के भारत है। तो भारत में राज्य भी हैं, संघ शासित क्षेत्र भी हैं, केंद्र शासित क्षेत्र भी हैं, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है, खाली एक यूनियन टेरिटरी कहलाता है, ठीक है। तो ये सबको मिला करके भारत का स्वरूप है, और इसी को हम कहते हैं क्या, यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि भाग 1 यही कहता है कि भारत क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। और याद रखिएगा यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, और एक शब्द होता है क्या, फेडरल। तो फेडरल में क्या होता है, तो फेडरल सिस्टम USA में है। कहाँ है, USA में। इसके गण राज्य होते हैं, जैसे 49-50 इसके गण राज्य हैं, और हमारा क्या है, भारत एक राज्य है, एक स्टेट है, पूरा अपना संप्रभु राज्य है। हर निर्णय लेने के लिए ये अपने खुद पर निर्भर है। इसके राज्य क्षेत्र भी जिसकी सीमा है और जनसंख्या है इसके पास। वैसे ही अगर ध्यान देंगे कि यूनियन ऑफ स्टेट में आप कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकते। कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि हम भारत से क्या हो जाएं, अलग हो जाएं। जैसे आपका यूपी है, बिहार है, चाहे MP है, ये नहीं कह सकता कि कुछ हमारा अधिकार अलग से होगा, हमारे भारत के साथ ये साझा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं कह सकता। लेकिन फेडरल में क्या होता है ना, कुछ शक्तियां गण राज्यों के पास भी होती हैं। वो चाहे तो अपने केंद्र से अलग भी हो सकता है, अपने स्टेट से अलग भी हो सकता है, और वो चाहे तो जो कानून USA ने बनाया है उसे नहीं लागू कर अपने लिए भी बना सकता है। यानी फेडरल में ये होता है कि जो स्टेट हैं, यानी छोटे छोटे गण राज्य, वो अलग शक्तियां रख सकते हैं, लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट में अलग शक्तियां नहीं रख सकते। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट। फेडरल ऑफ स्टेट नहीं, क्या कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट। लेकिन एक बात और ध्यान रखना तुम लोग, कि इन दोनों को हिंदी में संघ और राज्य ही लिखेगा, तो तुम्हें लगेगा संघ और राज्य तो ये सही है, पर फेडरल में भी संघ ही और राज्य ही लिखेगा, यूनियन में भी संघ और राज्य। तो अंग्रेजी आपको थोड़ा देखना होगा, या अंग्रेजी को हिंदी में ही करके लिख देगा कि फेडरल ऑफ स्टेट है या यूनियन ऑफ स्टेट है, तो आप हमेशा कहेंगे क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो यही भाग 1 में संघ और राज्यों के बारे में बात किया गया है, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हमारे होंगे, ठीक है। अगर आप अनुच्छेद को देखें तो अनुच्छेद 1 से लेके कहां तक इसमें आएगा, 4 तक, 1 से 4 तक आएगा। पहले में राज्यों को परिभाषित करेगा, दूसरे आर्टिकल में राज्यों का बनने की, बिगड़ने के बाद, तीसरे में उनके राज्यों, सीमाएं, राजधानियां सब परिवर्तन करने के बाद, तो चौथे में इन संशोधन की बात की गई है कि जो 368 के द्वारा नहीं आएगा। तो हम जब पढ़ेंगे तो एक एक भागों को ही पढ़ना है, पर मैं खाली 22 भाग को आपको क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आप समझ पाए कि 22 भागों में क्या क्या है, ठीक है, ताकि पूरे संविधान को समझ सको। फिर एक एक उठा के हमको क्या करना है, पढ़ना है।
तो दूसरे में अगर आएंगे, देखिए भाग का मतलब अध्याय, पहले ही कह चुके हैं, भाग का मतलब अध्याय, यानी संविधान में कितने आर्टिकल है? 395। तो इस 395 को 22 अध्यायों में बांटा गया, खाली ये समझना, ठीक। तो 22 अध्यायों में पहले अध्याय में क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। तो दूसरे में अगर बात करें तो क्या दिया गया है? नागरिकता या सिटीजनशिप। तो जो नागरिकता है इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 5 से 11 तक। आप नागरिकता में पढ़ते हैं कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, नागरिकता छीनी कैसे जाती है, दोहरी नागरिकता की तरफ प्रावधान क्या क्या है, जैसे एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, जो भारत में अप्रवासी लोग हैं उनकी बात की जाती है। उसके बाद अनुच्छेदों को पढ़ते हैं कि 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में और 11 में क्या क्या कहा गया नागरिकता को लेकर के। और 2019 तक का जो सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना, वहां तक हमको पढ़ना होगा कि कौन कौन सा बिल आया है नागरिकता में संशोधन के लिए। प्रारंभ में नागरिकता जो 5 अनुच्छेद बताता है, फिर 1955 में नागरिकता के लिए संशोधन, 1992 में हुआ, 2005 में हुआ, 2019 में हुआ। तो जब जब नागरिकता का जो संशोधन हुआ है, उस पूरी नागरिकता को, जो सिटीजनशिप है, उसको परिभाषित करता है संविधान का कौन सा भाग? तो दूसरा। पहले में संग्रह, तो दूसरे में क्या आएगा? नागरिकता। लेकिन अगर तीसरे में आ जाए, अनुसूचियां अलग है, ये भाग अलग चल रहे हैं हम लोग, हैं। तीसरे में जब आएंगे तो इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। कहा कहा जाता है इसको? संविधान की आत्मा कहा जाता है। यानी कि भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। तो बताना कि ये मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया था? तो यूएसए से ही, अमेरिका के संविधान से लिया गया था। जब अमेरिका का संविधान लागू हुआ 1789 में, तो 1791 में जो पहला संशोधन हुआ था ना, उसी संशोधन में ये पहली बार जुड़ा था क्या? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स एक मैग्ना कार्टा चार्ट पे आधारित था, जो सरगम करके एक राजा हुआ करता था, 1215 की बात है। तो उसने, जो रॉबिन हुड था, रॉबिन हुड लोगों के अधिकारों की बात करना शुरू किया था, जो कि तरीका उसका गलत था। उसके मारे जाने के बाद लोगों ने विद्रोह किया, तो पहली बार दुनिया में लोगों के अधिकार की जो बात हुई थी, वो जारी किया था फरमान, वही उसी का नाम था मैग्ना कार्टा। तो जब पहली बार यूएसए के संविधान में जुड़ा मौलिक अधिकार, लोगों के अधिकार की बात की गई, तो उसी को कहा गया क्या? मैग्ना कार्टा। तो आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो हम बताते हैं किसे? मौलिक अधिकार को कहते हैं। ठीक है। ये आत्मा भी है संविधान का, और इसे क्या कहते हैं हम? मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। याद रहेगा, ये सवाल पूछे जाते हैं कि संविधान का आत्मा किसे कहेंगे और संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहेंगे? तो मौलिक अधिकार को। ठीक। तो कौन सा भाग है? 3। अब इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक आएगा? तो 12 से 35, यानी कि 6 तरह के मौलिक अधिकार: समता, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक, शिक्षा, साहित्य और उपबंधों की बात करता है। और इसमें 7वां था संपत्ति का अधिकार, तो वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है। आप लोग लिखिए नहीं, अभी समझिए। ठीक। ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा या मैं लिखाऊंगा। ठीक। खाली समझिए, तो लिखते रहेंगे तो ध्यान उधर चला जाएगा। तो देखिए 3 तक आ गए। भाग 1 में संग्रह, 2 में नागरिकता, 3 में क्या आ गया? मौलिक अधिकार। ठीक। वैसे ही अगर चौथे अध्याय में आइए तो ये डीपीएसपी की बात करता है, नीति निदेशक तत्व की बात करता है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक इसमें? 36 से 51। ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, 51 को आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, जो नीति निदेशक तत्व है, नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है? देखिए, मौलिक अधिकार इसलिए दिया गया कि यदि हर व्यक्ति को अधिकार नहीं रहेगा जीने का, तब तो लोकतंत्र का मतलब नहीं है। तो हर तरह से जीने की स्वतंत्रताएं, चाहे हर प्रकार की स्वतंत्रताएं मौलिक अधिकार में हर नागरिक को दे दी गई। लेकिन क्या सिर्फ इन स्वतंत्रताओं से आपका काम चल जाएगा? भरण पोषण भी तो करना है, लोगों के जीवन स्तर को भी तो ऊंचा करना है। तो नीति निदेशक तत्व बाद में जुड़ा है, जो आयरलैंड से जुड़ा है ना। तो नीति निदेशक तत्व के लिए नेहरू जी ने बात किया था संविधान सभा में कि ये भी रखा जाए, ताकि लोगों का जीवन यापन क्या हो? सुदृढ़ हो और ऊंचा हो। अब ये कहता है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसका उद्देश्य क्या? एक लोक कल्याणकारी। तुम्हें खाली स्वतंत्रता दे दे तो क्या तुम जी लोगे? देखना, खाने के लिए भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए। तो आप देखे होंगे कि सरकार जो उसके योग्य है उनको आवास भी देती है, खाने के लिए राशन भी मिलता है, तेल भी मिलता है कि नहीं मिलता है? तो राज्य की ये जिम्मेदारी होगी कि हर नागरिक को रोजगार, जैसे मनरेगा में रोजगार दिया जाता है। तो ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, आपका मौलिक अधिकार नहीं है रोजगार पाना। ऐसा होता तब तो सरकार के सर पे चढ़ जाते कि भाई नौकरी दो। इसलिए जो जीवन स्तर को ऊंचा बनाना है,
उसके लिए रखा गया क्या नीति निदेशक तत्व में, इसका हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दावा नहीं कर सकते आप, नहीं होता है, पर राज्य के लिए निर्देशित करता है कि इस तरह के आप कार्य करें कि लोगों का क्या हो, जीवन यापन क्या हो, उच्च हो, स्तर इनका ऊंचा हो। नहीं तो वैसे ही खाना बदोश की तरह जीवन जिएंगे तो क्या मतलब है लोकतंत्र का, है ना। सरकार उसमें आपको शिक्षा में, आपको रोजगार में, या आपको कामों में हर तरह से हेल्प करती है। तो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में एक लाइन में अगर आपसे कोई अंतर पूछे तो आप ये कहेंगे कि मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को अधिकार मिलता है, एक एक व्यक्ति को देखता है, इंडिविजुअल। लेकिन नीति निर्देशक तत्व क्या है, ग्रुप में देखता है, समूह में देखता है। जैसे अगर मनरेगा का रोजगार पाने का एक काम दिया सरकार ने, किसी एक आदमी को नहीं देगी, जो उसके योग्य गांव में सबको देगी, 100 दिनों का काम देगी कि नहीं देगी। यानी कि जो गरीब है, जो गरीबी रेखा से भी नीचे है, बीपीएल कार्ड, पता ना कौन कौन अंत्योदय कार्ड बनता है ना, तो उसमें जो सेवाएं मिलती है वो सबको मिलेंगी जो उसमें अंदर आएंगे। लेकिन फंडामेंटल राइट्स एक एक लोगों को देखती है। बात समझे, ये स्वतंत्रता देगी तो ये आपके जीवन स्तर को क्या करेगी, ऊंचा बनाएगी, तभी तो भारत विकसित होगा, राष्ट्र आगे जाएगा। मान लो कोई कर अरबपति है और कोई एकदम रोडपति है ना, कोई करोड़पति है या कोई रोडपति है, तो उसमें अंतर क्या है भाई, किसी के पास अरबों रुपए है, किसी के पास 100 रुपया, तो कोई मतलब है राष्ट्र के विकास का नहीं। सबके पास लगभग इनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो जब तक ऊंची नहीं होगी तब तक कहाँ विकसित होंगे, नहीं होंगे ना। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें हेल्प किया जाता है कि जो समाज से पीछे लोग हैं वो भी मुख्य धारा में क्या हो, शामिल हो। तो याद रखिएगा ये चार जो है आर्टिकल्स इनके बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। यहां तक हम जब पढ़ेंगे तो अनुच्छेद की बात ज्यादा करेंगे, ठीक है, अनुच्छेदों पर बात ज्यादा होगी। उसके बाद अगर देखें तो चार क है जो मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य क्या है, तो मौलिक कर्तव्य बाद में जुड़ा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। पहले 4 था, फिर मौलिक कर्तव्य जुड़ा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। इसकी वॉइस आ रही होगी ना, पता नहीं ऑन की होगा, नहीं तो पूरा मेहनत भी डाल जाएगा। ऑन है, चलो। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो आपका भाग 4 क है, 4 क में क्या दिया गया है, मौलिक कर्तव्य। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखिएगा। और 11वां है कि भाई 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य होगा कि आप पाठशाला ले जाओ। तो मौलिक कर्तव्य हम पढ़ेंगे 51 क है। और यहां तक पढ़ते हैं तो ये क्या कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, मैंने बताया है। लेकिन भाग 4 के बाद से पॉलिटी शुरू होती है, इसे कहते हैं राज्य व्यवस्था। अब हम क्या देखेंगे, पूरे राज्य की व्यवस्था देखेंगे, ठीक है। एक बार वॉइस चेक कर लो थोड़ा सा रोक करके, क्योंकि शोर नहीं करना है। ये लगे तुम पढ़ रहे हो, जितना लगेगा पढ़ रहे हो उतना मन से पढ़ाता हूं मैं, है ना। शोर उड़ करने लगोगे तो फिर वो ये गाना लगा होगा, पढ़ी। शुरू करें, चलिए। तो भाग 5 पे आते हैं हम लोग, स्टार्ट है, चलिए। तो भाग 5 देखिए, यहां से शुरू होगा क्या, कार्यपालिका। अगर हम बात करें थोड़ा सा कार्यपालिका के बारे में समझना हो, इरेज नहीं दे रहा मिटाने वाला, तो भाग 5 को हम देखते हैं, थोड़ा सा यहां समझ लेते हैं। भाग 5 में अब आपकी कार्यपालिका आएगी। देखिए संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो 5 ही है। इसमें किसका उल्लेख है, कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका भाग 5 की सबसे बड़ी भाग है, जिसमें 101 अनुच्छेद आएंगे, 52 से लेकर के 151 तक। तो देखिए 52 से 151 तक जो आर्टिकल है ना, इसको हम 5 भागों में बांटते हैं। इसमें देखना, पूरे पार्लियामेंट की बात होगी, पूरे बड़े अधिकारियों की बात होगी, और पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात होगी कि किस तरह हमारा संसद चलता है, कैसे कैसे कानून बनता है। जैसे पहले 52 से ही देखोगे राष्ट्रपति की शुरुआत होगी, है ना। 52 से 61 तक, 62 तक राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, संसद 79 में आएगा, राज्यसभा, लोकसभा आएगा 80-81 में, फिर उनके द्वारा उनमें चुने जाने वाले व्यक्तियों की बात आएंगी, योग्यताओं की बात होगी। फिर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम में जाएंगे ना, तो जैसे ज्वाइंट सेशन आएगा, धन विधेयक आएगा, वित्त विधेयक आएगा, विनियोग विधेयक आएगा, ये पूरी जैसे संसद चलते 122 तक। 123 में आप जानते हैं अध्यादेश राष्ट्रपति का, और 124 से सुप्रीम कोर्ट शुरू हो जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट की बातें होंगी 147 तक का, 148 अनुच्छेद में आएगा सीएजी, जिसे हम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं, और 151 तक किसका उल्लेख है, सीएजी का उल्लेख है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा कार्यपालक जो है, कार्य करने वाले जो लोग हैं भारत में,
कुल 700-800 लोग मिलकर के दिल्ली में बैठे हुए हैं जो देश को चला रहे हैं। समझिए इसका पूरा उल्लेख किस में मिलता है? भाग 5 में। तो आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, तो भाग 5 होगा। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 52 से 151 तक। अब देखिए इसे हम कहेंगे क्या? केंद्र की कार्यपालिका। कार्यपालिका तो कहेंगे पर किसकी कार्यपालिका? केंद्र की। और भाग 6 में क्या आएगा? राज्य की। अब देखो जिस तरह से अगर हम केंद्र की कार्यपालिका की बात करें, अगर मान लीजिए ये आपका भारत है, तो भारत में अभी 28 राज्य और करीब 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है ना। इन केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में अपनी व्यवस्थाएं भी होती हैं, जैसे विधानमंडल होता है, विधान परिषद होता है, विधानसभा होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का लखनऊ में भी विधानसभा है कि नहीं है? तो ये बताओ कि पूरे उत्तर प्रदेश को एक चीफ मिनिस्टर चला रहा है कि नहीं चला रहा? कौन है अभी? योगी जी। लेकिन अगर तुम दिल्ली में जाओ, यहाँ बिहार में मान लो नीतीश जी चला रहे। हर राज्य की अपनी एक कार्यपालिका है कि नहीं है? लेकिन अगर दिल्ली में जाओगे तो मोदी सरकार तो पूरे देश को चला रही है ना। तो ठीक केंद्र की जब बात करेंगे ना, वो सांसद कहलाते हैं, एमपी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो जाकर के क्या बनाएंगे? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद, पूरा राष्ट्रपति मिलकर के पूरे देश को चलाते हैं। तो भाग 5 में इसका उल्लेख है, जिसे हम क्या कहेंगे? केंद्र की कार्यपालिका। लेकिन भाग 6 में अगर आप आ जाइए तो राज्य की, यानी प्रत्येक राज्य के जो विधानमंडल होते हैं उनकी बात की जाती है। 168 में करीब इसका उल्लेख है ना। तो इस अनुच्छेदों को अगर देखें तो 152 से शुरू होगा, जो राज्यपाल होंगे, और जिस तरह से यहाँ राष्ट्रपति वैसे राज्यपाल, जैसे संसद यहाँ विधानमंडल होगा कि नहीं होगा। और राज्यों की पूरी कार्यपालिका का जो उल्लेख मिलता है किस अनुच्छेद तक मिलेगा? 237 अनुच्छेद तक मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़े तो भाग मिलेगा आपका 7। ठीक है। यानी कि भाग 7 जो जिसे आपने लिखा है कि समाप्त हो गया है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। भाग 7 आप कहीं भी देखेंगे तो क्या है? ये निरसन लिखा होगा। क्या लिखा होगा? समाप्त हो चुका है। तो हम थोड़ा सा इसकी बात करें तो याद रखिएगा कि 9 और 7 इन दोनों का उल्लेख जल्द मिलता नहीं है, क्योंकि आप 9 में देखो तो 9 में क्या? पंचायत है। तो ग्राम पंचायत कौन संशोधन द्वारा जुड़ा है? 73वां ना, 73वां 1992। आप बताओ कि क्या 1992 से पहले ये खाली था क्या? तो बिल्कुल खाली था। अरे कुछ नहीं था, तभी तो 92 में इसे रखा गया है। तो इसका मतलब 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग, मैं पढ़ाया हूं, जो राज्य पुनर्गठन आयोग अपना रिपोर्ट दिया। अच्छा इसको ऊपर कर ले, आ जाएगा, नीचे तक तो आएगा, इसमें क्या है। तो देखिए ज्यादा लेक्चर इंपॉर्टेंट है, आप लोग सुनेंगे तो चीजें ज्यादा याद होंगी, नहीं तो लिखा तो हर किताब में रहता है ना। तो देखिए जो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, अपना रिपोर्ट दिया कि नहीं दिया? कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश बने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित। हाँ नहीं 92 है, नहीं वही है 91 92 सही है, गलत नहीं। तो जो 52 में तो अभी पहला संशोधन होगा ना, 51 में, तो 73वां है, इतना जल्दी कैसे हो जाए। तो देखिए जो आप देखेंगे, ध्यान देंगे कि 9वां भाग था, उसी में इन रियासतों और यूनियन टेरिटरी और राज्यों की बात और रियासतों की बात की गई थी। तो रियासतें भाग 7 में थी, बाकी ABCD के आधार पर राज्य थे। ABCD, बाद में C और D राज्यों को मिला दिया गया था। इसमें अगर हम राज्यों को देखें तो ब्रिटिश राज्य थे 9 और राज्य थे 10, और जो रियासतें थी वो थी 10 और एक था यूनियन टेरिटरी, इतनी का उल्लेख था। बाद में यूनियन टेरिटरी और जो राज्य थे इनको मिला दिया गया। ठीक है, रियासतों को और यूनियन टेरिटरी को, और बाकी प्रांत बने और कुछ ब्रिटिश प्रांत बने। तो जब 1956 में फजल अली ने जब रिपोर्ट पेश कर दिया था तो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने? 14 राज्य और 6। कौन सा संशोधन था वो? 7वां। कब हुआ? 1956। अब आप देखेंगे कि यहां से अगर जो आप पूरे राज्यों का जो उल्लेख मिलेगा वो आपका पहले था कहां? 9 में और 7 में। तो ये दोनों समाप्त हो गए। तो जब 9 समाप्त हो गया तो जब पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई तो ये हुआ कि भाई इसी में रख दीजिए, खाली है क्या, अलग से भाग जोड़ेंगे, है ना। और हो सकता है कि भविष्य में अगर कोई और संशोधन हो तो भाग 7 में उसको क्या कर दिया जाएगा? शामिल कर दिया जाएगा।
तो इन रियासतों की बात हम कर रहे थे, जो 7 है वो अभी भी खाली है। इन रियासतों का उल्लेख था कि आजादी के समय 700 रियासतें थी और करीब 565 भारत में, जो 553 ही मिलाई गई, 565 आई थी, जिनमें जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, ये जूनागढ़ था। और ये कुछ आपके विवादित रहे, जिसमें हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर ये विवादित रही थी रियासतें। बाद में 1948 में ये पुनर्गठन आयोग मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को कि किस तरह से राज्य क्या हुए, बनाए गए। तो 1956 में जब राज्य बन गए तो भाग 7 क्या हो गया, खाली हो गया। रियासतें अब रहेंगी नहीं, तो भाग 7 क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। देखो थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि पूरे संविधान को मैं आज ही बताना चाह रहा हूँ, यानी पूरी बात हो रही है। जब एक एक पढ़ोगे ना तो ये याद तो हो जाएगा, लेकिन ये कि सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे थोड़ी दिक्कत तो होगी। जहां थोड़ी सी परेशानी होती है समझ लो सही रास्ते पे हो। थोड़ा सा आराम से बैठो, मैं पहले ही कहा हूं कि ध्यान से पहले सुनना तुम लोग। पूरे संविधान की जब बात हो रही है तो कम से कम कुछ कुछ बातें तुम्हें समझ आने लगेंगी, तो हम एक एक को उठाएंगे ना तो पूरा समझ आएगा। ठीक है, मेरा थोड़ा तरीका अलग है कि थोड़ा पहले बता लो। अरे ये तो ना लगे कि हम राष्ट्रपति की बात करें तो तारे गिनो, ये लगे कि नहीं सुना सुनाया है, इसलिए बता रहा हूं। याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद एक एक बताऊंगा तो याद हो जाएगा। अनुसूचियां याद हुई ना, इससे पहले संविधान सभा भी मैंने पढ़ाया, तो बातें तुम्हें समझ आई कि नहीं आई संवैधानिक विकास से? तो ये कैसे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन थोड़ा सा सुनिए, धैर्य रखिए अपने पास, क्योंकि ये जल्दी कोई नहीं बताता कि एक ही बार में 2200 भाग को आपको डिफाइन करना है और तुम्हारे लिए तो पहाड़ हो जाएगा, है ना। तो हमें बस ये है कि बस सुन लो कि इसमें क्या क्या है, फिर एक एक भाग को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो भाग 7 समाप्त हो गया, तो भाग 8 में है संघ और राज्य क्षेत्रों के 239 से 242, यानी जो भारत में राज्य क्षेत्र हैं उन सभी राज्यों क्षेत्रों को फैलाने की बात करता है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, भाग 1, भाग 8, भाग 21 एक ही तरह के हैं, बस इनमें अंतर क्या है। भाग 1 क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट की बात करता है और ये बताएगा कि कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश और क्या है। और 21 भाग ये कहता है कि कुछ विशेष राज्य कौन कौन से होंगे। जैसे 369 शुरू होगा तो 370 में जम्मू कश्मीर ही आएगा, चाहे तुम्हारा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम 6 शेड्यूल में पड़े, 6वीं अनुसूची में, तो उनके लिए भी डिफाइन करेगा 21 कि विशेष राज्य कौन कौन से हैं और कौन कौन से क्षेत्र हैं। यानी इन तीनों को याद रखिएगा, ये तीनों भाग किससे जुड़े हैं, राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े हैं। इसमें डिफाइन करता है यूनियन ऑफ स्टेट, इसमें उनके बारे में विस्तार से बताएगा, और 21 में विशेष राज्यों को बताएगा। ठीक है, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, आंध्र प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, तो इन विशेष राज्यों को भाग 21 में बताया जाएगा। ये बात समझ आ रही है क्या? 1 में क्या होगा, राज्य, और 8 में क्या होगा, राज्य क्षेत्रों के का विस्तार, और 21 में क्या होगा, विशेष राज्य। ये भाग आप तीनों को एक साथ याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। आगे देखिए 9 में क्या जुड़ा, तो सबसे पहले 9 में पंचायतें जुड़ी 1992 में, 73वां संशोधन, 74वें द्वारा 9 का जुड़ा नगर पालिका। अगर अनुसूची की बात करें तो कौन सी अनुसूची है, 11वीं पंचायत है, और 12वीं क्या है, नगर पंचायत, है ना। और दोनों का संशोधन भी सेम है, इसका कौन सा 73वां और इसका कौन सा 74वां। तो कभी ध्यान देना कि भाग पूछ रहा है कि अनुसूची। मैंने कई बार ये देखा है कि पूछ दिया कि पंचायतों का उल्लेख है, लिख दिया है 9 पहले, तो भाग लिखा हुआ है, ये मत ध्यान देना। भागों को हमेशा याद रखिएगा, ये रोमन में लिखा जाता है, IX लिखेगा 9 को, क्या लिखेगा, IX। तो ये थोड़ा यहाँ लिखा नहीं गया है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, लेकिन याद रखना मैं नोट कराऊंगा तो रोमन में कराऊंगा पूरा टोटली, क्योंकि कभी भी भाग पूछेगा रोमन में पूछेगा। अनुसूचियां ऐसे अंक में दे सकता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, लेकिन पूछे बस कि पंचायतों का उल्लेख है और लिखा हो 11वीं, तो आपको क्या करना है, 11वीं सही करना है, क्योंकि अनुसूचियां पूछ रहे हैं। चलो मान लिया सवाल में अनुसूची भाग कुछ भी नहीं लिखा है, खाली पूछ दे पंचायतों का उल्लेख है, तो जब रोमन में आपको दिखे ना IX, समझ लीजिए इसने क्या पूछा है, भाग पूछा है। भागों को हमेशा रोमन में पूछता है, ये एक चीज पकड़ने का तरीका है आपका, ठीक। और ये भी दे दे कि दोनों को इसी तरह से दिया हो और भाग लिख दे कि पंचायतों का उल्लेख है, तो 11 में मत जाना, भाग कौन सा है 9, और अनुसूची कौन सी है 11, और नगर पालिका किस में है तो 9 क में, और सहकारी समितियां किस में है 9 ख में। इसका संशोधन कौन सा है 97वां, कब हुआ था 2011। तो 6 सहकारी समितियों का उल्लेख मिलता है इसमें। अब आ जाइए भाग 10 में, तो भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों की बात करता है। अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का जो उल्लेख है वो 243 से लेकर 244 ए तक है।
चलिए अब हम लोग आएंगे 11 भाग में। तो देखिए केंद्र और राज्य की जो विस्तार था उसकी बात 8 में किया था। तो याद रखना केंद्र और राज्य संबंध अगर आ जाए तो केंद्र और राज्य संबंध कौन सा भाग आएगा? 11 आएगा। इसमें ध्यान दो, केंद्र और राज्यों का उल्लेख मैंने बताया 1 में, 8 में, 21 में। लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध की जो बात है वो अलग है। वो क्या है? जैसे बहुत ऐसी चीजें हैं ना जिनमें केंद्र और राज्यों के बीच विवाद होता रहता है। जैसे जीएसटी ले लो एग्जांपल, इसमें जो आर्टिकल है वो 245 से 263 तक है। तो 246 में करीब है जीएसटी का उल्लेख। तो जीएसटी में क्या है? आईजीएसटी भी होता है, सीजीएसटी भी होता है ना। तो केंद्र भी वसूलेगा, राज्य भी वसूलेगा, उनके बजट में बंटवारा भी उसी रेशियो से होगा। तो कभी कोई राज्य नाराज भी हो जाते हैं कि भाई हमने तो बहुत ज्यादा टैक्स दिया है केंद्र सरकार को और हमें बजट में कम मिल रहा है ना। कई ऐसे वाद विवाद, जैसे सीबीआई और जो आपके ईडी उडी का भी मामला चल रहा था ना बहुत ज्यादा कि बीजेपी गवर्नमेंट ईडी लगा के सीबीआई, अभी देखे होंगे केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, चाहे ममता बनर्जी हमेशा बोलते रहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ये क्या कर रही है, अपना तोता बना लिया है, ईडी और सीबीआई को लगा के जांच करा दे रही है ना। तो इससे क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच असंतोष पैदा होता है। कई सारे ऐसे मैटर होते हैं। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो किस भाग में है? तो 11 में है। जब हम पढ़ेंगे तो इसको और विस्तार से मतलब बताएंगे, आपको समझा देंगे प्रॉपर तरीके से कि कहां कहां कब। कई स्टेट कई बार ये कहे कि अपना जो ब्यूरोक्रेट है, केंद्र के जो शासक है, उनको हटा लीजिए, राज्य हम अपने से ही चला लेंगे। लेकिन ये भी होगा कि राज्यों की अपनी मनमानी होने लगेगी, है ना। तो केंद्र भी क्या करता है? अपना नियंत्रण कहीं ना कहीं से रखता है। तो केंद्र और राज्य, केंद्र का मतलब दिल्ली, राज्य का मतलब राज्य की बात हो रही है, ठीक। ये इनके बीच के संबंध का उल्लेख मिलता है 11 में। अब देखिए 12 में आएंगे तो बीच संपत्ति वाद संवाद, ये जो आपका है फाइनेंशियल चीजें हैं। इसमें कौन सा भाग है? 12 फाइनेंशियल से। आप ये ऐसे याद करेंगे, ऐसे याद रहेगा आपको कि 264 से 300 तक है। अब बताना, अगर हम संचित निधि की बात करें, हम आकस्मिक निधि की बात करें, चाहे वित्त विधेयक की बात करें, वित्त विधेयक कौन सा आर्टिकल है? 280, 266 संचित निधि, 267 आकस्मिक निधि। यानी आर्टिकल्स अगर आपको याद है तो आप भाग आराम से याद कर लेंगे कि ये कौन से भाग में है। जब पैसे का लेन देन की बात हो ना, वित्त विधेयक में क्या होगा? पैसे की का ही जोड़ घटाना होना है ना। संचित निधि क्या करेगी? संपत्ति तो रखेगी। आकस्मिक निधि संपत्ति की बात कर रहा है। और एक अनुच्छेद आता है कि संपत्ति का अधिकार आपका कानूनी या विधिक अधिकार है 300A में। कौन सा संशोधन है? 44वां। थोड़ा सा अभी एकदम आप फ्रेशर है, आप लोग थोड़ा सा भी नहीं पढ़े हैं, नहीं तो जो बच्चे पढ़े हैं उन्हें समझ आएगा ऑनलाइन जो देखेंगे। कि आप ध्यान दीजिएगा, जो संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार बनाना 44वें संशोधन द्वारा 1978 में, तो याद रखना कि ये 300A में रखा गया। तो ये बताओ कि 300 तक तो यहाँ उल्लेख है ना, तो 300 तक जो उल्लेख होगा वित्त और संपत्ति का वो भाग 12 में होगा। और भाग 13 में जैसे ही आएंगे तो भारत राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की बात करेगा 301 से लेकर के 307 तक। और इसी में 300 में 300A है आपका कौन? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार होने के कारण सरकारों को भी दिक्कत आती थी। इसलिए संपत्ति अगर फंडामेंटल राइट्स है, आपकी प्रॉपर्टी उसके रास्ते में आ गई, मान लो एक्सप्रेसवे बन रहा है, आपके मकान बीच में आ गए, तो आप हटाएंगे नहीं। केशवानंद भारती के जैसा कि संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स है, तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, समस्या आएगी कि नहीं आएगी? तो विधिक अधिकार बना दिया कि भाई आपको मुआवजा दे करके और आपकी संपत्ति सरकार क्या कर सकती है? ले सकती है, ताकि सरकार के कार्यों में कोई रुकावट ना आए। तो इसको हम फंडामेंटल राइट से हटा करके और विधिक अधिकार बनाए। तो ये विधिक अधिकार पूछा जाता है कि कहां रखा गया है, कौन सा आर्टिकल है? 300A। तो भाग कौन सा हो जाएगा? 12। उसके बाद देखिए भाग 13 में जाएंगे तो भारत के राज्यों के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की बात करेगा, आयात निर्यात की जो चीजें होती है। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, इसको कैसे याद करेंगे? देखो 308 से 323 तक है ना, याद रखना। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है और 315 में यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जो लोक सेवा आयोग है, आईएएस जो बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, वो पूरी की पूरी क्या है? ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, है ना। ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो सेक्रेटरी बनते हैं बाद में जाकर के, जो देश को चलाएंगे। अगर हम नेताओं की बात करें तो खाली नेता थोड़े चला रहे,
उनमें अपने सेक्रेटरी भी होते हैं, वो सारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एग्जाम पास करके जाते हैं। यही एग्जाम कराती है आईएएस, पीसीएस और आईएफएस, ये सबका एग्जाम कराती है। तो इन आयोगों का उल्लेख, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख याद रखिए 312, 315, इसका मतलब 308 से 323 के बीच में आ रहा है। तो ये जो राज्य और केंद्र के बीच की सेवाएं हैं, इनका उल्लेख किसमें मिलेगा? 14 आयोगों की मैक्सिमम बातें यहाँ की गई हैं। बात भाग 15 की है, तो निर्वाचन आएगा। ये तो याद होगा, निर्वाचन कौन सा आर्टिकल में आता है? 324। 326 में यही कहता है कि लोकसभा विधानसभा में जो 18 वर्ष से आयु के अधिक के व्यक्ति हैं, वो क्या करेंगे? मतदान। तो पूछा जाता है आपको मतदान करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल है? 326 में आपको बोला गया है कि मतदान आप करेंगे जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो। ठीक है, तो यहां पे अगर आपको ध्यान देना है कि 324 से 329 ए तक क्या है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन है कि चुनाव कैसे कराएगी, कब कराएगी, कौन कराएगा। ठीक है, और 16 में आ जाइए, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे 330 से 342 तक। आप 331 में देखेंगे तो एंग्लो इंडियन था, लोकसभा में चुना जाता है एंग्लो इंडियन। फिर अगर 332 में बात करें तो वही अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए कहां आरक्षित किया जाएगा सीटें? ठीक है, कि लोकसभा में और राज्यसभा में। ठीक है, तो ये आपका कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध बनाता है वो कौन सा है? तो भाग 16 है। अब देखिए, और 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट से भी कम लगेगा, पूरा समझ लेते हैं हम लोग। 16 हो गया, 22 ही है। ठीक है, इसको बस ध्यान से सुन लीजिए। 17 में है राजभाषा। भाषाओं की बात हुई थी ना, अभी मैंने बताया था क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो कितनी हो गई है अभी? शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो गई हैं? शास्त्रीय भाषाएं 11 हुई हैं। 5 जुड़ी थी ना, मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्रकृति। 6 था और 5 जुड़ी, कितनी हो गई हैं? और अगर पूछा जाए कि अनुसूची 8वीं में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22। अगर हम भाग 17 में आए तो 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख मिलता है। यानी हिंदी का इसमें उल्लेख है कि जितने कार्य होंगे मैक्सिमम किसमें? हिंदी में। और हिंदी को क्या किया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। अगर हम 18 में आ जाए तो 351 खत्म हुआ, तो ये तो सबको पता होता है, 352, 356 और 360। याद है कि नहीं? आपातकाल की जो शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है कितनी? 3। 352 बाह्य आक्रमण द्वारा, आंतरिक अशांति द्वारा। 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन। और 360 क्या है? वित्तीय आपात। तो ये आपातकालीन शक्तियां 352, 356, 360 याद रखिएगा आप लोग। तो ये बीच में 352 से 60 तक का जो उल्लेख मिल रहा है वो कौन से भाग में मिल रहा है भाई? तो 18। अगर आपसे पूछा जाए कि ये आपका आपातकालीन जो स्थितियां हैं किस भाग में है, तो क्या बताएंगे आप? 18। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो क्या बताएंगे आप? तो 352 से 360 तक। अब देखिए 19 थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, इसमें एक भाग छूटा है, 14 क भी होता है। याद रखना, क्या? 14 क नहीं लिखा था ना, बस 14 लिखा था जो हम लोकसभा के बारे में बात किए। तो 14 क भी होता है, वो आप 323 ए होगा या क होगा आर्टिकल। तो बस इतना याद रखिएगा, इन सेवाओं के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है 14 क में। ठीक है, आगे देखिए, इधर मैं लिख के ही बता देता हूं, नहीं तो रिकॉर्ड होगा तो तुम लोगों को लगेगा कि छूट ही गया है। तो जो 14 है इनको याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा? 14 क। 14 क का जो आर्टिकल होगा ये 323 ए होगा या क होगा। तो इनकी विशेष उपबंध है, इन सेवाओं के बारे में कहा गया है कि सामान्य परिस्थितियों में डायरेक्ट भी, जैसे आप देखे होंगे कई अभी मुद्दे उठ रहे थे कि डायरेक्ट भी नियुक्तियां हुई हैं आईएएस की, आईएफएस की, है ना। तो ये आपकी कुछ सेवाओं में राज्यपाल राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। आगे आइए, हम लोग थे 19 में, प्रकरण में। तो 19 ये थोड़ा सा 61 से 367 तक राष्ट्रपति, राज्यपाल या कई ऐसे लोग हैं जिनकी कुछ शक्तियां या विशेषाधिकारों को, यानी कि विशेष अधिकारों को डिफाइन करता है। ठीक है, 361 से लेके 367 तक का राज्यपाल और राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों का उल्लेख यही मिलता है। भाग 20 में देखेंगे क्या है? संविधान संशोधन। आर्टिकल क्या है? 368। और ये कहां से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से पूछा जाता है 368 में। 21 में क्या है? तो अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध है, यानी अस्थायी है, ये अस्थायी नहीं है। क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। 369 से 392। तो देखना इसी में तो 370 आएगा ना, यानी जम्मू कश्मीर। 371 में पूर्वोत्तर और आंध्र के कुछ विशेष राज्यों की बात की जाएगी। ठीक है,
और 22 में अगर आएंगे तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत किया गया है 393 से 395। मैं 393, 392, 394, 395 की भी बात कर चुका हूं जब हम लोगों ने देखा था कि हमारा कुछ आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया। उस दिन मैंने बताया था ये आप लोगों को, ठीक है, कि ये उसको पीछे के भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1935 अधिनियम को लैप्स करने की बात करता है। और 394 की बात में कहा था कि यही तो था जो 15 अनुच्छेदों को लागू किया था, है ना। और 395 परिभाषित करता है किसको, इंडिया को, ठीक है। बात कहेगा कि हम कैसे से चलाएंगे और निरसन करेंगे और बाकी सभी बातों को विस्तार से बताता है। तो चलिए हम लोग एक बार में थोड़ा सा 1 से 2 मिनट लगेगा, पूरा हम लोग देख लें कि क्या क्या है। तो भाग 1 में क्या है, संघ राज्य, अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 1 से 4। 2 में क्या है, नागरिकता, अनुच्छेद कहां से कहां, 5 से 11। 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। 4 में नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। 4 क में मौलिक कर्तव्य, 57 का मौलिक कर्तव्य पूछा जाता है कि कौन सा संशोधन है। हाँ 51 का है, कौन सा संशोधन है बताइए, 42वां, कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976। और इसको हम लघु संविधान भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लघु संविधान, या याद रखिएगा इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा संशोधन इसी समय हुए थे, 42वें में हुआ था, ठीक है। और बताओ केंद्र की कार्यपालिका का उल्लेख किस में आ जाएगा, तो 5 में 52 से 151 सबसे बड़ा भाग। और 6 में किसका आएगा, राज्य की कार्यपालिका, जो 152 से 237 तक आएगा। 6वां समाप्त हो गया, क्या था इसमें, रियासतें थी। 8 में संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242। और भाग 9 में पंचायतें हैं, 9 का में नगर पालिका, 9 का में सहकारी समितियां। और 10 में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों की बात की गई है। 11 में केंद्र राज्य संबंध 245 से 263 केंद्र और राज्यों के बीच की बात। 12 में वित्त संपत्ति बात संवाद 64 से 300 तक है ना, जैसे वित्त आयोग, आकस्मिक निधि, संचित निधि इसी में आएगा। 13 में भारत के राज्यों के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम 301 से 307। और संघ राज्यों के अधीन सेवाएं जो 308 से 323, यानी यूपीएससी का उल्लेख इसमें मिलेगा। कौन सा भाग, 14, और एक 14 क भी है, ठीक है। उसके बाद 15 में निर्वाचन, 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, 17 में राजभाषा, 18 में आपात, 19 में प्रकरण, 20 में संविधान संशोधन, 21 में अस्थायी संक्रमण उपबंध है, और 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ निरसन की बात करता है या प्राधिकृत की बात करता है। और याद रखिएगा इसमें 14, 19 ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे के जो 4 भाग हैं वो इंपॉर्टेंट है। 4 संघ राज्य, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निषेध तत्व, 5 कार्यपालिका, 6 राज्य की कार्यपालिका, लेकिन 8 पूछेगा केंद्र राज्य, फिर 11 पूछेगा केंद्र राज्य संबंध, फिर 15 निर्वाचन, फिर 17 राजभाषा, फिर 18 आपातकाल, फिर 20 संविधान संशोधन। अगर इतना याद है तो आपको और याद करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये तो पूछना ही पूछना है, फिर 8, 11, 15, 17, 18 और 20। अगर इतने भाग आपको याद है तो इसके अलावा कोई सवाल आपसे नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या है एक बार और देख लो। 1 में क्या है, संघ राज्य, 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार, 4 में नीति निर्देशन, 8 में क्या होता है, केंद्र राज्यों का विस्तार, केंद्र राज्य संबंध, निर्वाचन, राजभाषा, आपातकाल, संविधान। चलिए, थैंक यू।